वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोगों। चलो, तो भाई आज का हमारा जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन नंबर 161। सेक्शन कौन सा है यार? आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है सेक्शन नंबर 161। भाई पहली बात तो ये सेक्शन बेहद इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में वो इफ एंड बट के नाम से ढेर सारे इसमें से सवाल पूछता है आपसे। चले हम आगे बात करेंगे भाई, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो पहली बात तो ये सेक्शन पावर देता है अपॉइंटमेंट करने की। वो भी किसको पावर देता है? बोर्ड को। मतलब मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स चाहें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो कुछ कुछ व्यक्तियों को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। पावर किसको दे रहा है? बोर्ड को, कि भाई आप क्या अपॉइंट कर दो यार? डायरेक्टर। अब जो यहाँ पर डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो बेसिकली अलग अलग सिचुएशन में अपॉइंट होंगे। बहुत ध्यान से। तो भाई सेक्शन कौन सा है आपका? 161। इसका सब सेक्शन 1 है। एक है आपके पास सब सेक्शन 2, एक है आपके पास सब सेक्शन 3 और एक है आपके पास सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4। तो कुल मिलाकर 4 तरीके के सब सेक्शन में पूरा का पूरा सेक्शन डिवाइड है। अब ये 4 तरीके के सेक्शन में बात करें तो ये बात करता है भाई एडिशनल डायरेक्ट। काहे की बात करता है? एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है। सब सेक्शन 2 बात करता है ऑल्टरनेट। राइट। अब देखो ध्यान से, याद कैसे करना है आपको ताकि आपको ये सब सेक्शन नहीं भूले। देखो भाई, सब सेक्शन क्या है इसका? 1। तो एडिशनल मतलब ऐड ऑन करा हमने, कोई एक जोड़ दिया तो इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? सब सेक्शन 1। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब दूसरा डायरेक्टर, तो दूसरे का जो डी है वो सब सेक्शन 2 है। नॉमिनी डायरेक्टर, अब आप बोलोगे सर इसको कैसे याद करें यार? अरे भाई सिंपल है, ये कंसेप्ट सिंपल है कि किस तरीके से याद करें। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो m है, m और कहीं भी नहीं है। सब m को ऐसा लिखो तो m है, और अगर ऐसा लिखो तो 3 है, सब सेक्शन 3 है। और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, तो कुल मिलाकर सब सेक्शन 161, सब सेक्शन 1, 2, 3, 4। तो मेरे ख्याल से आपको सब सेक्शन याद हो गया होगा कि यार सीक्वेंस में क्या है। +1 कर दिया तो एडिशनल हो गया हमारे पास, तो भाई 161 सब सेक्शन 1 है। ऑल्टरनेट मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसके अलावा, तो सब सेक्शन 2 हो जाएगा इसका। ऑल्टरनेट मतलब दूसरा। नॉमिनी में m जो है वो उसको हम ऐसे लिखें तो आपका 3 होगा, और इस तरीके से लिखें इस तरीके से लिखें m होगा, और इस तरीके से लिखें तो 3 होगा। और लास्ट है आपका कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ये कंसेप्ट है। चल, अलग अलग सिचुएशन में इन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है। तो मैंने क्या किया है भाई, ये सारे के सारे सेक्शन को पहले तो जो लॉ में लिखा है वो कर दिया अपन ने, फिर अपनी तरफ से थोड़ा इफ एंड बट वाले कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो एग्जाम में आपको दिमाग लग सकता है कि भाई ये पॉसिबल सिचुएशन है इस वाले केस में। चल, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। हेडिंग क्या दी गई है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर इस हेडिंग में नहीं दिया है बट सेक्शन में है। स्नैपशॉट की बात करें तो क्या कंसेप्ट है भाई? सब सेक्शन 1 बोलता है एडिशनल डायरेक्टर की, बात कर चुके हैं। सब सेक्शन 2 बोलता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। 3 बोलता है भाई नॉमिनी डायरेक्टर की। 4 बोलता है भाई कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की। तो कुल मिलाकर 4 तरीके के सब सेक्शन है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा वाला सेक्शन किस चीज की बात करता है। चल, तो 1 बाय 1 बड़े प्यार से, बड़े आराम से इंटरप्रिटेशन निकालना चालू करें हम अपना। तो पहला सेक्शन है सब सेक्शन 1, और सब सेक्शन 1 काहे की बात करता है यार? एडिशनल डायरेक्टर की। देखो ध्यान से,
The articles of a company may confer on its board. मतलब सब सेक्शन 1 में डायरेक्टली बोर्ड को पावर नहीं है। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बोर्ड को पावर दे सकता है। मतलब अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है भाई, तो पहले आर्टिकल को ऑल्टर करके ये पावर बोर्ड को दो और फिर अपन को काम करना है। अब आर्टिकल ऑल्टरेशन का जो कंसेप्ट है वो है आपका सेक्शन नंबर 14 में। क्या का कॉन्सेप्ट है ये? ऑल्टरेशन ऑफ एओए। तो ये प्रोसेस फॉलो करते हुए पहले हम आर्टिकल में ये कंडीशन डाल देंगे कि भाई बोर्ड को पावर है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 161 के हिसाब से। द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है वो, द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन। आपको किसको अपॉइंट करना है यार? किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करना है। कौन से व्यक्ति को छोड़ के? other than a person who fails to get appointed as a director in the general meeting। लॉ ने बोला आपको उसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है जो व्यक्ति का पहले अपॉइंटमेंट के लिए जनरल मीटिंग में आया था, शेयर होल्डर ने मना कर दिया, वो व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट नहीं करोगे। मतलब ये हुआ कि से फॉर एग्जाम्पल साहब मेरा अपॉइंटमेंट के लिए मैंने सेक्शन 160 में 1 लाख रुपए दिया और मैंने 160 में अपॉइंटमेंट के लिए जनरल मीटिंग के सामने बोला शेयर होल्डर ने, शेयर होल्डर ने मुझे अपॉइंट नहीं किया, मेरे फेवर में वोट नहीं दिए, तो 160 में मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। मैं गया सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में एज अ एडिशनल डायरेक्टर। तो लॉ ने बोला भाई तेरा अगर अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में नहीं हुआ था तो आप बोर्ड के थ्रू भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। ये लाइन पहले नहीं थी। कौन सी वाली लाइन? कि भाई अदर देन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड, ये लाइन पहले नहीं थी बट बाद में सेक्शन को इंसर्ट किया गया और इसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाला गया जो कि बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपको जनरल मीटिंग ने पहले शेयर होल्डर ने मना कर दिया डायरेक्टर बनाने के लिए तो फिर बोर्ड को पावर नहीं है आपको एडिशनल डायरेक्टर बनाने की। ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। पहले ये बैकडोर हुआ करता था कि शेयर होल्डर ने मना कर दिया तो भाई बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया 161 सबसेक्शन 1 में, बट जब से ये लाइन इंसर्ट की गई है तब से फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे चलिए। एज एन एडिशनल डायरेक्टर, आपने किसी व्यक्ति विशेष को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा एट एनी टाइम, हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। ऑफिस कब तक होल्ड करेगा वो? अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। वर्ड शुड बी डबल अंडरलाइन, दैट इज डेट। आपको उस तारीख तक अपॉइंटमेंट रखना है, राइट? कब तक रखना है आपको? उस पर्टिकुलर डेट ऑफ द एजीएम or the last date on which the AGM should have been held, whichever is earlier। मतलब ये जो जिक्र है ना लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ये आप सेक्शन 96 से विच एवर इज अर्लियर, 3 तरह की टाइम लिमिट से। अरे भाई सेक्शन 96 याद है ना? तो सेक्शन 96 फॉलो करते हुए आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे डेट, और वो डेट निकालने के बाद आपको देखना है कि क्या है क्या नहीं है, राइट? ये चीज इंपॉर्टेंट है। और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपकी जो डेट ऑफ एजीएम है तब आपको करना है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले एग्जाम्पल में तब मेरी कंपनी ने बोला कि भाई हमारी डेट ऑफ एजीएम होगी 24 अगस्त 2025, मान के चलो 24 बोल दो 25 बोल दो, और मेरी एज पर सेक्शन 96 के हिसाब से लास्ट डेट जो निकलने वाली है एजीएम के लिए, whichever earlier, याद है ना 3 टाइम लिमिट निकलती है वहां पर, तो वो निकलने वाली है 30 सितंबर 2025। विच एवर इज अर्लियर, लॉ ने बोला दोनों में से जो पहले हो तब तक आपको ऑफिस होल्ड करना है उस पर्टिकुलर डेट ऑफ एजीएम तक। अब बहुत ध्यान से, तो भाई ये हमारा सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 का जो बेयर एक्ट का कंटेंट है वो हमने बात कर ली है कि क्या क्या होने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम इसको स्ट्रेच करें, बिटवीन दी लाइंस की बात करें, तो एक सवाल ये उठता है
अच्छा, इसका नाम क्या दिया यार, अलग से आपको समझ में आएगा कि ये बेयर एक्ट में नहीं है, ये तो सर का कॉन्सेप्ट है। चल, तो हमने नाम दिया इसका आशीष इंटरप्रिटेशन एंड एडिशनल कंटेंट ऑन सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 दैट इज एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर। चल, तो कंटेंट क्या है भाई, एडिशनल डायरेक्टर लॉ में लिखा है कंटिन्यू करेगा अप टू द डेट ऑफ एजीएम, चाहे तो आपकी एजीएम की तारीख तक, चाहे एजीएम की तारीख इस पर सेक्शन 96 के हिसाब से लिखी है। अब सवाल ये उठता है इस वाले में कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने 24 अगस्त 2025 तक मेरी कंपनी ने एजीएम बुलाई, राइट, एजीएम बुलाई सुबह 10 बजे। एग्जाम में बाई चांस सवाल आ जाए कि भाई ये दिमाग में डाउट आना चाहिए थोड़ा सा, हम लॉ है और भाई लॉ में शब्द टू शब्द काम होता है, राइट। 24/8/2025 को मेरी एजीएम हुई, सुबह 10 बजे एजीएम हुई, एजीएम चली साहब 4 घंटे, राइट। आपकी एजीएम खत्म हो गई 2 PM पर, इस तारीख में 2 बजे खत्म हो गई। अब ध्यान से, अब सवाल ये उठता है कि ये बंदा जो शर्मा जी एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे पहले, तो शर्मा जी कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ एजीएम, डाउट समझ में आ रहा है, कमेंसमेंट ऑफ एजीएम, कंप्लीशन ऑफ एजीएम 2 बजे तक, मतलब सुबह 10 बजे तक, 2 बजे तक। एक और ऑप्शन है आपके पास, एक और ऑप्शन क्या है, अप टू द मिडनाइट 12 AM, वो भी कौन सी, 24 अगस्त की, राइट, 24 अगस्त 2025 की। एक एमसीक्यू बन गया यार, नन ऑफ द अबव। चले, तो मेरे ख्याल से सवाल क्लियर है। सवाल ये है आपका कि भाई 24 अगस्त 2025 को एजीएम हो रही है और इनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, डेट ऑफ एजीएम और द लास्ट डेट एज पर लॉ विच एवर इज अर्लियर। तो सवाल ये उठता है कि शर्मा जी को अपनी पोजीशन कब तक होल्ड करना है एज एडिशनल डायरेक्टर, जब मेरी मीटिंग चालू हो रही है तब तक होल्ड करेगा, या मीटिंग मेरी कंप्लीट हो गई 2 बजे तक, 4 घंटे चली ना मीटिंग, 2 बजे तब तक करेगा, या फिर 24 अगस्त 2025 को रात के 11:59 59 सेकंड्स तक होल्ड करेगा, मतलब रात को जब डेट चेंज होगी 24 से 25 आएगी, 24 मिडनाइट तक होल्ड करेगा, या नन ऑफ दी अबव, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, इस चीज का हम जवाब खोजते हैं। चल, अब जवाब खोजने के लिए हमको थोड़ा और प्रिसाइज लॉ के अंदर घुसना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या हो रहा है, सिंस द टर्म इज यूज अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, वर्ड क्या लिखा लॉ में, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच इट बी हेल्ड, द एडिशनल डायरेक्टर, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि भाई जो एडिशनल डायरेक्टर है कंटिन्यूज टू बी अ डायरेक्टर टिल मिडनाइट ऑफ द डेट ऑफ एजीएम, मतलब 24 अगस्त 2025 को रात को 12 बजे तक ये बंदा, मतलब सीधी बात है जब डेट चेंज हो जाएगी आपकी कैलेंडर में तभी वो एजीएम में, तभी वो बंदा नहीं रहेगा एडिशनल डायरेक्टर, अदरवाइज वो रह सकता है। चल, अब क्या है, ये जो टू और फ्रॉम है, जो शब्द है आपका टू और फ्रॉम, ये आपका कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाते हैं तो वहां पर ये शब्द डिफाइंड है, डिनोट अ सीरीज ऑफ डेज और अ पीरियड, ये लिखा है, द लास्ट डे इज इंक्लूडेड। जो टू और फ्रॉम अप टू वाला कंसेप्ट है ये जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है, और याद रखना अगर हमें किसी भी शब्द का मीनिंग हमारे खुद के एक्ट पर्टिकुलर एक्ट में नहीं होता है तो उसके लिए हम भागते हैं कहाँ पर, जीसीए जनरल क्लॉजेज एक्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखा है भाई टू एंड फ्रॉम में, कि भाई आपको डिनोट अ सीरीज ऑफ अ डेज और अ पीरियड, द लास्ट डे इज इंक्लूडेड, he does not cease to be a director at the commencement of the meeting। तो क्या बोल रहे हैं भाई इंटरप्रिटेशन, कि जब आपकी मीटिंग सुबह 10 बजे चालू हो रही है तब वो डायरेक्टर नहीं हटेगा। अब
डिपार्टमेंट स्टेटेड इन सर्कुलर, डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इश्यू किया था 1963 में, 1977 में, और डिपार्टमेंट ने क्या बोला था भाई कि भाई एडिशनल डायरेक्टर सीजेस टू बी अ डायरेक्टर एज सून एज द जनरल मीटिंग कमेंसेस। बट अगर हम लॉ का इंटरप्रिटेशन निकालें, जनरल क्लॉजेस एक्ट की हेल्प लें, तो भाई यही है कि भाई उस पर्टिकुलर डेट तक, अप टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, तो जैसे ही हमारी तारीख चेंज होगी अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति क्या करेगा, एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन को छोड़ देगा। दिस व्यू डज नॉट सीम्स टू बी करेक्ट एज द वर्डिंग यूजेस अप टू द डेट ऑफ एजीएम। अरे भाई अगर लॉ को ही मेंशन करना होता तो लॉ में ही वो डाल देते कि भाई आपको कब तक ऑफिस होल्ड करना है, कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। अरे भाई अगर लॉ की इंटेंशन होती कि भाई सुबह 10 बजे तक शर्मा जी को कंटिन्यू करना है, तो लॉ में क्या वर्डिंग होती, अप टू द डेट ऑफ एजीएम नहीं होता, फिर क्या होता, द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, यही रहता। चल, तो ये एक एग्जाम में शायद सवाल आ जाए तो ये प्रॉपर लिख कर आए, आपका काम हो जाना है। डिपार्टमेंट का सर्कुलर का भी थोड़ा सा जिक्र कर दे, राइट। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट काय का था यार, एडिशनल डायरेक्टर का। सब सेक्शन 1 में एडिशनल डायरेक्टर की हमने बात करी है। मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर है कि भाई क्या होने वाला है। चल, अब अपन बात करें सब सेक्शन 2 की। सब सेक्शन 2 बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। चल, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कंसेप्ट क्या है, द बीओडी ऑफ अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, या तो आर्टिकल्स ने ऑथराइज करा है, अगर आर्टिकल ने ऑथराइज नहीं करा है तो पहले हम आर्टिकल को करेंगे ऑल्टर, और ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा सेक्शन नंबर 14 में, राइट। तो पहली बात तो आर्टिकल को ऑल्टर करा तो भाई आपको ये मिला, या बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर बोर्ड को भी है, बट बोर्ड के लिए आपको एओए में ऑथराइजेशन चाहिए, ये जनरल मीटिंग आपको ऑथराइज करे अपॉइंट करने की, बराबर है। चल, बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग अपॉइंट अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India। अब इस वाले प्रोविजन की बात करें तो कंसेप्ट क्या है, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में शर्मा जी एक डायरेक्टर है। अब क्या हुआ साहब, शर्मा जी विदेश यात्रा पे, फॉर एग्जांपल साहब वो चले गए हैं विदेश छुट्टियां मनाने के लिए, लंबी चौड़ी छुट्टियां मनाने के लिए वो चले गए सब अफ्रीका। तो लॉ ने बोला अगर शर्मा जी जो मेरी कंपनी में क्या है डायरेक्टर, अगर ये कम से कम 3 महीने के लिए आउटसाइड इंडिया चले गए, अफ्रीका जाए, चाइना जाए, मालदीव जाए, थाईलैंड जाए, जहां जाना हो वहां जाए, लॉ ने बोला भाई आपको कंटिन्यूस पीरियड के लिए 3 मंथ जाना पड़ेगा बाहर, और ये 3 मंथ भी कंटिन्यूस, राइट। अगर ये यस है, मतलब 3 महीने के लिए गए हैं कम से कम, तो यस है, तो फिर कंपनी अपॉइंट, मतलब कंपनी मतलब बीओडी अपॉइंट करेगा वर्मा जी को एज आ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बराबर है, बहुत ध्यान से। ध्यान देने वाली बात क्या है, सवाल आएगा क्या शर्मा जी ने वर्मा जी का अपॉइंटमेंट किया, क्या नहीं, इसीलिए हम वर्मा जी को शर्मा जी का प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे। ये पर्सन अपने आप में इंडिपेंडेंट पर्सन है फ्रॉम शर्मा जी, बट उनकी जगह अपॉइंट हुआ है, राइट। क्यों, क्योंकि वो पर्सन 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए विदेश यात्रा पे गए हैं, भारत के बाहर गए हैं। आगे लॉ ने बोला यार ये वर्मा जी का ऑफिस
कब तक होल्ड रहेगा? टिल शर्मा जी मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। क्या आ गया भैया? ये वापस भारत में आ गए हैं। चल पढ़े आगे। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर। अब लॉ ने बोला यार हमारी कंपनी में एक पर्सन था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करा था 149 सबसेक्शन 6 वाली। तो लॉ ने बोला यार अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट था तो ऑल्टरनेट भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब भाई ये 149 सब सेक्शन 6 की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा था, तो लॉ ने बोला ये बंदा जो अपॉइंट होगा ना यार ये भी आपका 149 सब सेक्शन 6 की सारी कंडीशन कंप्लाई करेगा unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of this provided that no person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of this act. चलो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या बोल रहा है वो कि भाई जो भी व्यक्ति आपने अपॉइंट किया है एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of this act। सीधी बात है साहब ये बंदा भी आपका 149 सबसेक्शन 6 को कंप्लाई करे, ये चीज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place he has been appointed। मतलब सब वर्मा जी उतना ही ऑफिस होल्ड करेंगे जितना शर्मा जी का था। मतलब यही चीज एक डिपेंडेंट है दोनों को आपस में, अदरवाइज और कोई चीज डिपेंड नहीं है। एंड shall vacant the office if and when the director in whose place he is appointed returns to India। Important point। लॉ ने बोला है सब वर्मा जी क्या करेंगे, ऑफिस वैकेंट कर देंगे जैसे ही वो शर्मा जी भारत में वापस आ गए। इसका मतलब ये है अगर इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन निकालें तो से फॉर एग्जांपल सब मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में अंधेरी में, अंधेरी ईस्ट में मेरी कंपनी का ऑफिस है साकिनाका पे। अब ध्यान से शर्मा जी 4 महीने के लिए विदेश यात्रा पे गए हैं अफ्रीका। शर्मा जी ने क्या करा साहब 4 महीने के लिए वो बाहर गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बाद में भारत में आ जाते हैं। अब लॉ ने बोला जैसे ही ये पर्सन इंडिया में आ गए साहब ये अफ्रीका से घूम के दिल्ली में उतरे, हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है मुंबई में, और दिल्ली में उतरे और ये ऑफिस नहीं गए, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं गए कंपनी में। लॉ ने बोला क्या वर्मा जी का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, यस या नो? यस। लॉ में क्या शब्द यूज है, इंडिया। जैसे ही वो व्यक्ति इंडिया में रिटर्न हो गया जो वर्मा जी का ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। राइट। तो मेरे ख्याल से यहां तक पूरा का पूरा फंडा क्लियर है। अब तो भाई सबसेक्शन 2 ने किसको पावर दी है, बोर्ड को पावर दी है कि भाई या तो आर्टिकल ऑथराइज हो आपका करे या जनरल मीटिंग में आपको ऑथराइज किया है अपॉइंटमेंट के लिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह। और ओरिजिनल डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए कहां पर गया हो सब, भारत के बाहर। याद रखना ये 3 महीने ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस है। ये 3 महीने क्या है आपका कंटिन्यूस बेसिस है। आगे चले प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट if the terms of office of the original director is determined before he returns to any India, मतलब say for example शर्मा जी गए हैं जनवरी में। अब
जनवरी में गए हैं 4 महीने के लिए, अप्रैल तक गए हैं 30 अप्रैल तक। तो लॉ ने बोला यार फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी का टेन्योर जो खत्म हो रहा था वो खत्म हो रहा था साहब 5 अप्रैल को। अब तो लॉ ने बोला यार कल के दिन अगर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है, क्या होता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, तो वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शर्मा जी का माना जाएगा या वर्मा जी का। लॉ ने बोला शर्मा जी का माना जाएगा, वर्मा जी का नहीं माना जाएगा, राइट। तो जो प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट है रिटायरिंग डायरेक्टर इन डिफॉल्ट ऑफ अनदर अपॉइंटमेंट, वो किसका माना जाएगा, ओरिजिनल डायरेक्टर का, ना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। भाई वर्मा जी को तो 5 तारीख को, जो इनका 5 तारीख तक था तब तक वो रहेंगे और 5 तारीख को ये निकल लेंगे अपने घर पे। क्यों? क्योंकि कल के दिन फिर क्या होना है भाई, उसी मीटिंग में होगा इनका रीअपॉइंटमेंट। तो लॉ ने बोला रीअपॉइंटमेंट प्रोविजन किसके लिए होंगे, शर्मा जी के लिए, ना कि वर्मा जी के लिए। ये चीज बेहद काम की चीज है हमारे पास में, राइट। चलो, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 इयर्स 3 मंथ्स के लिए वो बंदा बाहर गया हो, तो कंपनी को पावर है, कंपनी मतलब बोर्ड, बोर्ड को पावर है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। बट बोर्ड को भी पावर कब है, जब आर्टिकल ने ऑथराइज किया हो या रिजोल्यूशन पास किया हो जनरल मीटिंग में कि भाई बोर्ड आप अपॉइंट कर दो वर्मा जी का इन प्लेस ऑफ शर्मा जी का। अगर हम पूरे के पूरे प्रोविजन में देखें तो जो वर्मा जी हैं मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर था शर्मा जी ओडी, और एडी कौन है यार, वर्मा जी। क्या वर्मा जी ने इसका अपॉइंटमेंट किया ना, क्या शर्मा जी क्या शर्मा जी ने इसका अपॉइंटमेंट किया, आंसर इज नो। क्या शर्मा जी जो वोट किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे यस पे डालते तो इनको भी क्या यस पे ही डालना पड़ेगा ना। याद रखना ये ऑल टुगेदर डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, सिर्फ एक ही चीज में डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेन्योर के लिए, और किसी भी चीज में डिपेंडेंट नहीं है। लॉ ने बोला यार जितना टाइम पीरियड शर्मा जी का था कंपनी में रिमेनिंग, उतने के लिए वर्मा जी का अपॉइंटमेंट होगा, और किसी चीज पर वो नहीं है उसके ऊपर डिपेंडेंट। चल, ये हुआ हमारा सबसेक्शन 2 की बात। अब बात करें थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन। कंसेप्ट ये हुआ आपका कि भाई ओरिजिनल डायरेक्टर वैकेंट हिज ऑफिस व्हेन द alternate director vacant his office when the original director returns to India। ये लिखा है सबसेक्शन 2 में, आपने भी पढ़ा है हमने भी पढ़ा है कि भाई जैसे ही भारत आ गया, कौन, ओरिजिनल डायरेक्टर, क्या ऑल्टरनेट को वैकेंट करना पड़ेगा, यस। चलें थोड़ा सा हम टेक्निकली बात करें तो भाई डिपार्टमेंट ने लेटर इशू करा था एक 5 फरवरी 1963 में। उन्होंने क्या लिखा था भाई, इस लेटर के थ्रू इन्होंने कम्युनिकेट किया था, इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर कम्स टू इंडिया, हमारे वाले एग्जाम्पल में दिल्ली में आ गए, दिल्ली में लैंड कर गए वो, that time it was stayed for any reason not necessarily for attending the board meeting, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं, दिल्ली में गए, दिल्ली के बाद फिर वो अमृतसर चले गए दर्शन करने के लिए, बोर्ड मीटिंग में अटेंड करने नहीं आए हैं। सब वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे 7 दिन बाद पहुंचे। तो लॉ ने बोला यार वर्मा जी का जैसे ही इंडिया में आ गए वर्मा जी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे, यस। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, साफ साफ वर्ड है ऑटोमेटिकली, कोई प्रोसीजर कोई फॉर्म कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। अब एक सवाल आता है यार, फॉरेन डायरेक्टर attending board meeting and going back, the question is what will happen a director residing abroad comes बाहर, एक मेरी कंपनी में फॉरेन डायरेक्टर है मिस्टर जॉन, राइट। अब मिस्टर जॉन मेरी कंपनी में डायरेक्टर है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो जॉन डायरेक्टर है ये क्या करता है, आता है मुंबई में बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है और फिर उड़ जाता है।
अटेंड बोर्ड मीटिंग एंड गोज बैक्स टू हिज कंट्री, और फिर अमेरिका फिर भाग जाते हैं ये। तो सवाल ये उठा, द अल्टरनेट डायरेक्टर विल वैकेंट हिज ऑफिस एज सून एज द फॉरेन डायरेक्टर कम्स टू इंडिया। अब कंपनी ने, साहब देखो लॉ में क्या बोला है भाई, 3 महीने के लिए बाहर गया, ये तो बंदा बाहर रहता तो मेरी कंपनी ने इसकी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है। तो लॉ ने बोला जैसे ही ये व्यक्ति भारत में आया, बोर्ड मीटिंग भारत में आया, वैसे ही बंदा क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इन सच केस व्हेन द फॉरेन डायरेक्टर गोज बैक, फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर मे बी नेसेसरी। बराबर है, शैल बी नेसेसरी। His earlier appointment will not automatically revive in absence of any specific provision। याद रखना कंपलसरी बेसिस पर इस वर्ड को हम शेल करें तो वो ज्यादा परफेक्ट होगा। मतलब सवाल ये उठा कि भाई जॉन है, मेरी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है 5 जनवरी 2025 को। अब जॉन रहता है साहब, जॉन इज अ फॉरेन डायरेक्टर, तो मेरी कंपनी ने सब वर्मा जी को अपॉइंट कर दिया था एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर जॉन के लिए। अब लॉ ने बोला यार 5 जनवरी को मीटिंग हो रही थी, जॉन आया, मुंबई आया, मीटिंग अटेंड करा और वो 6 तारीख को उड़ गया, राइट। अब जैसे ही वो इंडिया में आया, ये बंदा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टर्मिनेट, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया इसका टेन्योर। अब लॉ ने बोला 6 तारीख को, अब वो फिर से आपको फिर मान के चलो वो बंदा 3 महीने ज्यादा के लिए बाहर गया है, आप चाहते हो साहब हम पांडे जी को अपॉइंट कर दें एज अ, लॉ ने बोला यार ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिवाइव नहीं होगा, आपको फिर से फ्रेश ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना होगा। याद रखना वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा 161 सब सेक्शन 2 के अनुसार। इन नैना दी कामिनी वर्सेस जेसन इंजीनियरिंग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा है, इट वाज हेल्ड दैट for alternate director to cease to be a director, actual attendance at board meeting is not required। साफ साफ हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई नॉर्मल डायरेक्टर जो है, ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, वो बोर्ड मीटिंग में आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा तो टर्मिनेट हो जाना है। 10 रिटर्न ऑफ परमानेंट डायरेक्टर टू स्टेट वुड सफिशिएंट, आप भारत में आ गए, काम खत्म। हाउएवर if the permanent director goes abroad and comes back to India temporarily and leaves country again, thus becoming unable to transact business, alternate director would continue for such temporary period। लॉ ने बोला सब टेम्परेरी पीरियड के लिए वो रहेगा, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है। चल, तो ये हमारा सब सेक्शन 2 के अनुसार सब जो सवाल एक दिमाग में था वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि भाई बंदा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आया, भारत में आया तो क्या होगा एक्चुअल में। तो लॉ का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल साफ है कि भाई उसको तो टर्मिनेशन होगा ही। चल, अब हम बात करें यार सब सेक्शन 3 की, और सब सेक्शन 3 बात करता है नॉमिनी डायरेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट। चल, क्या बोल रहा है वो, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन, बहुत ध्यान से, nominated by any institution in pursuance of the provision of any law for the time being in force। मतलब लॉ के हिसाब से किसी इंस्टीट्यूशन को पावर दी गई है और वो इंस्टीट्यूशन by applying that power they are going to appoint a person as a nominee director in a company, या फिर और ऑफ एनी एग्रीमेंट, या आपका इंस्टीट्यूशन को किसी लॉ ने परमिट किया है। क्या बोल रहा है वो, इंस्टीट्यूशन को किसी लॉ ने परमिट किया है या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, या फिर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, क्योंकि भाई वो कंपनी में इनकी होल्डिंग है, मतलब वो सिंपली गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। तो लॉ ने बोला इनको अपॉइंट, तो लॉ ने बोला है साहब इनको अपॉइंट करने का अधिकार है नॉमिनी डायरेक्टर का, राइट, बहुत ध्यान से। सब सेक्शन 3 ये पावर देता है किसको, ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, राइट। चल, अब
सवाल कुछ कुछ उठते हैं दिमाग में हमारे कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 सवाल उठेंगे। कैन अ मेजर इन्वेस्टर और अ टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेटर कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर? भाई पहली बात तो ये मेजर इन्वेस्टर जो है टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेटर है, क्या ये कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? हाँ या ना? चल, अब यार ये क्या है, सब सवाल आया कि भाई मेरी कंपनी में कोई मेजर इन्वेस्टर है या हम हीरो होंडा टाइप हमने कोई टेक्नोलॉजी शेयर की है। अब क्या है, हमको इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए 2 सेक्शन का रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक है आपके पास सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 और एक है आपके पास 161 सबसेक्शन 3, क्योंकि इसमें भी नॉमिनी डायरेक्टर का जिक्र है और इसमें भी स्पेसिफिक नॉमिनी डायरेक्टर का जिक्र है। पहले हम देखें कि भाई बेरेक में कंटेंट क्या है। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच वो बंदा एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। ये तो पॉइंट क्या बोल रहा है यार, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात, राइट। ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, बट हमारे काम का है 149 सब सेक्शन 7 में जो एक्सप्लेनेशन दिया है लॉ में। ये एक्सप्लेनेशन बहुत काम का है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि भाई फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नॉमिनी डायरेक्टर मतलब क्या, मीन्स अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप बहुत ध्यान दें, सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 में इन्होंने वर्ड यूज कर दिया यार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। In pursuance of provision of any law for the time being in force or of an agreement or appointed by the government, या एक शब्द इन्होंने और एडिशनल जोड़ दिया है, एनी अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट इट्स इंटरेस्ट। अब ये जो लाइन है, ये जो शब्द है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 में। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है वो। और देखो अगर थोड़ा सा और डिफरेंस देखें तो यहाँ पर वर्ड है इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर वर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत डिफरेंस है। चले सबसेक्शन 3 का बेयर एक्ट में प्रोविजन क्या है, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी बोर्ड में अपॉइंट, ऐसे किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है इन पर्सन्स ऑफ किसी लॉ के कारण, कोई एग्रीमेंट के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है। यहाँ पर ये वाला रेड में जो है दैट इज नॉट अवेलेबल, कि कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने इंटरेस्ट को। तो आपके दिमाग में फंडा क्लियर है। चले भाई तो अपना एनालिसिस करें, दोनों चीजों का कंसेप्ट क्या होगा। डिफरेंस इन सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 एंड एक्सप्लेनेशन टू 149(7), ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर वर्ड है इंस्टीट्यूशन, वाइल 149 सबसेक्शन 7 में क्या वर्ड यूज करा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिफरेंस दूसरा, एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन में ये वाला शब्द लिखा है, बट ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है 161 सबसेक्शन 3। सो इन 161 149 they use the word another person to represent its interests। तो भाई कल के दिन अगर आपको ये बंदा अपॉइंट करना है तो इन बंदों को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 के हिसाब से, वो भी ये रेड वाला जो है इस वाले प्रोविजन का यूज करते हुए, राइट। ये फाइनेंशियल कोलैबोरेटर, टेक्निकल और मेजर इन्वेस्टर ये 161 सबसेक्शन 3 में अपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ध्यान से। चल मेरे ख्याल से फंडा क्लियर है। दूसरा, द BOD में अपॉइंट सच नॉमिनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। बोर्ड को पावर है भाई सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बोल रहा है सब बोर्ड क्या करेगा, में अपॉइंट। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में अपॉइंट अपॉइंट नहीं होता है, वहां पर तो इंस्टीट्यूशन एक बंदे का नाम दे देंगे और बस वो बंदा वहां पर हो जाएगा कंपनी का। The word appoint used in section 161 subsection 3 is incorrect मेरे हिसाब से, बट हाँ आपके हिसाब से कुछ हो सकता है। Since in case of nomination, भाई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करा तो किसी ने नॉमिनेट करा है, the board has only to note their inclusion in the board। बोर्ड का काम क्या है कि आप हाँ बोल दो, बस बाकी कुछ नहीं करना। Further, in case of director nominated by an institution in pursuance of any law,
The director has to be included in the board even if there is no provision in the article, since such law overrides the provision of the article of association. तो मेरे ख्याल से ये फंडा भी क्लियर है आपको। याद रखना जहां जहां ASI लिखा है आशीष सिंपलीफाई इंटरप्रिटेशन, तो भाई इसको आपको दिमाग में रखना है क्योंकि एग्जाम में इफ एंड बट में सवाल यहीं से आता है। तीसरा ज्वलनशील मुद्दा जो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया है, से फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है सब पी प्राइवेट लिमिटेड में और शर्मा जी को अपॉइंट करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब शर्मा जी, सबसे पहला सवाल कि भाई शर्मा जी किसके फेवर में काम करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या पी प्राइवेट लिमिटेड के, ये सवाल एक उत्पन्न होता है, राइट। तो सवाल क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन और पेरेंट कंपनी जिसने उसका नॉमिनेट करा है। ये एक सवाल उठता है कि भाई किसके इंटरेस्ट में इसको काम करना है। तो क्या है यार, बहुत सारे डिसीजंस आए हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं लीगली। पढ़ें कंसेप्ट क्या है। लीगली अ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड या अदरवाइज। सबसे पहले तो भैया एक कंसेप्ट है कि डायरेक्टर तो डायरेक्टर होता है, चाहे नॉमिनेटेड हो डायरेक्टर, चाहे नॉर्मल बोर्ड ने अपॉइंट कराओ, चाहे जनरल मीटिंग ने अपॉइंट कराओ। सबसे पहली बात तो डायरेक्टर तो एक डायरेक्टर होता है। 10 एज अ डायरेक्टर ही मस्ट एक्ट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन और पेरेंट कंपनी जिसने उसको नॉमिनेट किया है। अब आपके दिमाग में ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मान के चलो दोनों के इंटरेस्ट में कभी झगड़ा होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में कोई झगड़ा है, विद रिस्पेक्ट टू पी प्राइवेट लिमिटेड में कोई झगड़ा है। अब वो नॉमिनी डायरेक्टर को किसी एक का हाथ पकड़ना है, किसका हाथ पकड़ेगा, कंपनी का या वो इंस्टीट्यूशन का, SBI का। तो लॉ ने बोला यार डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर ही मस्ट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। यस, जी हाँ, आपके गले में ये बात नहीं उतरेगी कि सर अपॉइंट किसने करा, SBI ने, पैसा कौन दे रहा है सैलरी का, SBI, सारा काम कौन कर रहा है, SBI। बट ये बंदा आपने लिखा है कि सर ये बंदे को काम करना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ कंपनी, ना कि इन द फेवर ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसने उसको अपॉइंट किया है। यस, ये बात साफ साफ बोली गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है PS ऑफशोर इंटरलैंड सर्विसेज वाले केस लॉ में, AIH लिमिटेड वर्सेस रिसोर्ट में बोला गया है, सब मशहूबा रिसोर्ट में बोला गया है, CDS फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है, NCLT का डिसीजन है। सारे के सारे डिसीजन एक ही बात बोलते हैं कि भाई आपको काम करना है किसके फेवर में, कंपनी के फेवर में। और ये बात तो छोड़ो, क्योंकि ये नॉमिनी डायरेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्टर है, तो हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें लिखा है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, और इसमें साफ साफ सेक्शन 166 है। तो 166 साफ साफ बोलता है कि भाई आपको डायरेक्टर हूं तो आपको फलाने फलाने काम करने हैं, कंपनी के बिहाफ के लिए काम करना है। और भाई नॉमिनी डायरेक्टर भी एक तरीके के डायरेक्टर है। तो मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है कि कल के दिन ये बंदे को कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर काम नहीं करना है। ये चीज, ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। Nominee director has to take care of interest of the company and not interest in the institution it represent। ये साफ साफ ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर से आता है। एग्जाम में सवाल आ जाए, आपका जवाब होगा स्टेट बैंक के फेवर में काम करना है, बल्कि लीगली बात करें तो आंसर क्या होना चाहिए कि भाई जिसने आपको खाने को दिया है, मतलब वो कंपनी, आपको कंपनी के फेवर में काम करना है। बहुत सारे हाई कोर्ट के डिसीजन, गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड ने भी बोला है। अलॉन्ग विद दिस सेक्शन 166 भी ये हाईलाइट करता है। चले, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका यार, नॉमिनी डायरेक्टर का। अब सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 क्या है यार, सब सेक्शन 4 है भैया कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का ये प्रोविजन है। क्या बोल रहा है, public company if the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his terms of office expires in the normal course
The resulting casual vacancy may be in default of subject to any regulation in the article be filled by the BOD. अब ये क्या बोल रहा है कि सब शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है कंपनी में 5 साल के लिए, मान के चलो, और ये बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ साहब 2021 में, ये कब तक रहेंगे? 2025 दिसंबर तक। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि भाई सितंबर 2025 में शर्मा जी की तबीयत खराब हो गई और शर्मा जी अब वहां पर काम नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने दे दिया रेजिग्नेशन। तो लॉ ने बोला दैट इज कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे यार? कैजुअल वैकेंसी। तो लॉ ने बोला साहब ये कैजुअल वैकेंसी को भरने का अधिकार किसको है? बोर्ड को है। ये कैजुअल वैकेंसी को भरने का अधिकार किसको है? बोर्ड को है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये जो कैजुअल वैकेंसी हुई है ये कौन भरेगा यार? बोर्ड भरेगा। अब ध्यान से क्या बोल रहा है वो कि टर्म कब खत्म हो रहा है यार आपका? दिसंबर 25। उसके पहले ही आप चले गए हैं तो अराइज हो गई है कैजुअल वैकेंसी। दैट कैजुअल वैकेंसी मे बी इन डिफॉल्ट ऑफ और सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन। आर्टिकल ने कुछ बोला है तो वो बात सुनो, आपको बोर्ड भरेगा at the meeting of the board which shall be subsequently approved by the member in the immediate next general meeting. लॉ ने बोला अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड, और इसका अप्रूवल नेक्स्ट जनरल मीटिंग ईजीएम वीजीएम बुलाकर और अप्रूवल ले लो, प्रोवाइडेड दैट। ये बंदा जो अपॉइंट हुआ है वो कब तक रहेगा? दिसंबर तक, दिसंबर 25 तक। मतलब सीधी बात है, जब तक शर्मा जी रहते, जब तक कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर वर्मा जी रहेंगे, अदरवाइज वो भी चले जाएंगे, राइट। तो इनका डिपेंडेंट कब है? याद रखना यहाँ पर भी तब, ये तो फॉर एग्जांपल सब बीमार पड़ गए, शर्मा जी ऊपर चले गए, शर्मा जी कोई भी रीजन से कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। तो लॉ ने बोला जब तक वो रहते तब तक आप रहोगे, अगर वो नहीं रहते उस टाइम पीरियड के बाद तो आप भी नहीं रहोगे। चल, थोड़े से इफ एंड बट वाला कंसेप्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नॉर्मल कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, ये नॉर्मल डायरेक्टर की तरह होगा या हम इसको रिटायरिंग डायरेक्टर मानेंगे? मतलब ये 152 वाला डायरेक्टर होगा या नॉर्मल डायरेक्टर, मतलब इसको हम रिटायर रोटेशनल डायरेक्टर मानेंगे क्या? तो आंसर इज नो, इसको हम रोटेशनल डायरेक्टर नहीं मानेंगे। While appointing the director in casual vacancy as a regular director in the AGM, a notice to appoint him as a director has to be received from the member at least 14 days before the meeting. लॉ ने बोला फिर नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करो कि भैया बंदा अपॉइंट होने आ रहा है, राइट। 14 डेज का नोटिस दो, फिर कंपनी 7 दिन का दूसरे मेंबर को भेजेगा। बिकॉज दिस इज बिकॉज द डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी इज नॉट अ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। जो ये शर्मा जी गए हैं और इनकी जगह वर्मा जी आ रहे हैं, और वर्मा जी को हम क्या बोलेंगे? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। लॉ ने बोला ये रिटायर बाय रोटेशन नहीं आया। दिस इज बिकॉज a notice to appoint a person as a director is not required only in case of director retiring by rotation. सब नोटिस आपको कब रिक्वायर्ड नहीं है? अगर डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन है, वहां पर तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है 152 में, पढ़ा है अपन ने, राइट। दूसरे केसेस में आपको नोटिस रिक्वायर्ड है, इसलिए इस वाले केस में भी आपको नोटिस रिक्वायर्ड होगा जब आप कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। चल, एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन क्या क्या है वो बात कर लें एक बार बहुत ध्यान से। अब ये तो हुआ आपका कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का। अब यार एक सवाल ये उठता है कि सर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2025, हम इसी एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड करें, दिसंबर 2025 तक शर्मा जी का अपॉइंटमेंट होना था, रहते ही सितंबर में ही कैजुअल वैकेंसी हो गई। आपने ये कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड अपॉइंट करेगा, और बोर्ड अपॉइंट करेगा, बोर्ड को पावर कब है? जब पुराना अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ था, राइट, तो बोर्ड को पावर है। अब फॉर एग्जांपल सब सितंबर 25/9/2025 को वर्मा जी का अपॉइंटमेंट हो गया, किसके द्वारा?
बोर्ड के द्वारा। ये बंदे ने 10 दिन काम करा और लगभग 5 अक्टूबर 2025 को सब ये पर्सन की तबीयत हो गई खराब, ये हो गए भाई साहब बीमार पड़ गए। अब लॉ ने बोला यार अब क्या होगा, फिर से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई क्या? अब यहां पर क्या बोर्ड को पावर है क्या? आंसर इज नो। क्यों? लॉ में क्या लिखा है? बोर्ड को पावर जब ही है कैजुअल वैकेंसी जब पुराना वाला अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ हो। अब इस वाले केस में वर्मा जी का अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ने किया था, तो इसके बाद जो होगा वो कौन भरेगा? तो लॉ ने बोला यार इस वाले केस में अब क्या होता है यार, दो चीजें हैं। आप बोलोगे सर शेयर होल्डर भरेंगे, क्योंकि एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 बोर्ड को पावर जब है जब पुराना अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, जनरल मीटिंग में। वर्मा जी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया था, तो भाई अब वैकेंसी होगी तो 161 सब सेक्शन 4 की तरह नहीं होगी, बट डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स व्यू दिया है। उन्होंने बोला भाई कंपनी की वर्किंग प्रॉपरली चलती रहे, स्मूथ वर्किंग चलती रहे, तो उन्होंने बोर्ड को पावर दी है इस वाले केस में। किसने पावर दी है? डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन दिया है कि भाई बोर्ड ही उसको भर सकता है, क्योंकि जनरल मीटिंग आप जब बुलाओगे तो वो 21 डेज का नोटिस दोगे, फिर मेंबर आएंगे, फिर वोट दिया नहीं दिया, कंपनी की वर्किंग अफेक्ट होगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि भाई बोर्ड ही फिर से भर दे, वर्मा जी की जगह पांडे जी को भर दे, तो लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल इस तरीके का भी एग्जाम में आ सकता है। अब एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन, इन्होंने बोला भाई आईएफएससी कंपनी है चाहे पब्लिक या प्राइवेट। Section 161 subsection 3, the following proviso shall be inserted, namely, provided that in case of IFSC public company, the board may appoint any person nominated by an institution, company or body corporate as a director in persons of the provision of any law। देखो यहाँ पर ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट आ गया और बाकी सब सेम है। यहाँ पर ये इन्होंने जोड़ दिया कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इंस्टीट्यूशन के साथ में ये वर्ड भी इन्होंने जोड़ दिया है। ये वाला वर्ड कौन सी कंपनी के लिए है? आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के लिए, और किसी कंपनी के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 चारों के चारों सब सेक्शन आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है। अगर मजा आया हो तो बॉस लाइक कर देना, कमेंट कर देना यूट्यूब पर, और आगे फर्दर सेक्शन आते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले सेक्शन में। धन्यवाद।